बच्चों आज का हमारा क्वेश्चन है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर का। तो यहाँ पे IIT JEE एडवांस 2024 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के जो भी क्वेश्चन आए थे सभी यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है लेट आर स्क्वायर डिनोट आर कॉमा आर, लेट एस हमारा जो है एक समुच्चय है a कॉमा बी कॉमा सी, और कह रहा है a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग आर एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx कॉमा वाई प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन 0। यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है ये दिख रहा है कि हमारा होमोजीनियस इक्वेशन है। यहाँ पे कह रहा है फॉर आल x कॉमा वाई बिलोंग आर स्क्वायर माइनस 0 कॉमा 0। इसका मतलब ये है कि हमारा इक्वेशन ग्रेटर देन 0 है फॉर आल x कॉमा वाई, मतलब यहाँ पे हमारा x जो है वो कभी 0 के बराबर नहीं होगा और y भी हमारा कभी 0 नहीं होगा। यहाँ पे यही कह रहा है कि हमारा x कॉमा वाई बिलोंग आर स्क्वायर माइनस 0 कॉमा 0, मतलब x और y कभी हमारा 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब यही है। आगे कह रहा है देन व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, करेक्ट है। तो इसका मतलब ये है कि हमें ऑप्शन को चेक करना है। ये क्वेश्चन हमारा IIT JEE एडवांस का है, मतलब यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन भी सही हो सकता है और एक से ज़्यादा भी ऑप्शन हमारे सही हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम अपना इक्वेशन देख लेते हैं। हमारा इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2bx कॉमा वाई प्लस सी वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0, यही हमारा इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हमारा x जो है और y जो है कभी 0 नहीं होगा, तो इतना हमें पता है। तो x और y हमारा 0 नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इसमें y स्क्वायर से हम इसको डिवाइड कर दें तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा a इंटू एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर प्लस 2b, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा x अपॉन वाई प्लस c बन जाएगा, और ये हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। इसमें क्या क्या हमने y स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो अब हमारा ये बन गया फॉर आल x अपॉन वाई के लिए हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हर वेरिएबल पर कब पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो जब हमारा a ग्रेटर देन 0 होता है और d लेस देन 0 होता है, तब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर वेरिएबल पर पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ से तो हमें पता चल गया कि a हमारा ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ पे हमारा d लेस देन 0, इसमें देख लेते हैं कि हमारा क्या मिलता है ग्रेटर देन 0। तो d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर का मतलब यहाँ पे हमारा 2b है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2b का स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब बन गया यहाँ पे हमारा 4b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो यहाँ से अब हमारा बन जाएगा b स्क्वायर माइनस ac लेस देन 0। तो यहाँ से हमें मिल गया b स्क्वायर माइनस ac हमारा लेस देन 0 है। एक पॉइंट तो हमें ये मिल गया। अब यहाँ पे ऐसा देखें कि हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब ये हमारा पैराबोला होगा। तो हमारा पैराबोला यहाँ पे जो है हर x पे हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारा x एक्सिस से ऊपर होगा। मतलब अगर वो हर x पे हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो वो अबव द x एक्सिस होगा, मतलब कुछ हमारा ऐसा बनेगा। और जो कट करेगा हमारा y एक्सिस को वो हमारा पॉइंट C होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा C जो होगा वो भी हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। ये तो हमें ग्रेटर देन 0 मिल ही गया था क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट से। और यहाँ पे हमारा था b स्क्वायर माइनस ac, हमारा ये लेस देन 0 था। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि हमारा b स्क्वायर जो होगा वो हमारा लेस देन होगा ac से। तो यहाँ से अगर हम देख लें तो हमारा b स्क्वायर है, इसकी वैल्यू मतलब पॉजिटिव होगी, क्योंकि हमारा स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। और ये हमारा लेस देन है ac से, और a तो हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव है, हमने देख लिया। और यहाँ पे हमारा c है, तो यहाँ से अगर देखें ये हमारी वैल्यू जो b स्क्वायर है ये पॉजिटिव है और ये लेस देन है ac से, मतलब ये वाली वैल्यू भी हमारी पॉजिटिव ही होगी। तो यहाँ से हमें मिल गया कि हमारा a तो पॉजिटिव था, मतलब c भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे हमें सारी वैल्यू मिल गई कि मतलब a हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, c भी हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, और हमारा b स्क्वायर लेस देन होगा ac से, b स्क्वायर लेस देन होगा ac से। तो ये 3 पॉइंट हमें मिल गए हैं। इसी 3 पॉइंट से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हमें केवल ऑप्शन देखना है। तो हमें तीनों पॉइंट मिल गया। ऑप्शन देख के हम सबको देख लेते हैं कौन सी कंडीशन हमारी मैच कर रही है। पहला ऑप्शन अपना देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है 2,7 अपॉन 2,6s, हमारा यहाँ पे एक सेट है। तो यहाँ पे इसको चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, हमारा ऑप्शन ए है 2,7 अपॉन 2,6, ये बिलोंग करेगा हमारे s को। मतलब अगर इसको हम चेक करें तो यहाँ पे हमारा a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब 2 हमारा ग्रेटर देन 0 है, ये तो मैच कर रहा है। c भी हमारा ग्रेटर देन 0 है, मतलब 6 यहाँ पे हमारा ग्रेटर देन 0 है, ये भी मैच कर रहा है। b स्क्वायर लेस देन ac को चेक करना है, मतलब यहाँ पे हमारा b का मान 7 अपॉन 2 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, और लेस देन a का मान 2 है, c का मान 6 है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 49 अपॉन 4 लेस देन 12। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हमारा 12 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ बनेगा, और लेस देन हमारा 12 होगा। मतलब ये तो हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन है, ये वैल्यू हमारी लेस देन है, जो हमारे कंडीशन से मैच नहीं कर रही है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा रॉन्ग होगा। तो अगला ऑप्शन देखते हैं। हमारा अगला ऑप्शन है कि 3,b,1 अपॉन 12 बिलोंग कर रहा है हमारे सेट को, और कह रहा है देन मॉड 2b लेस देन 1 होगा। तो इसको भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा है 3,b,1 अपॉन 12 बिलोंग s, और मॉड 2b लेस देन 1 होना चाहिए।
देखते हैं मैच करता है कि नहीं। तो हमारी कंडीशन है बी स्क्वायर लेस देन ए सी, तो बी का मान यहाँ पे हमारा बी है तो बन जाएगा बी स्क्वायर लेस देन ए का मान 3 है, सी का मान 1/12 है, मतलब यहाँ से मिल गया हमारा बी स्क्वायर लेस देन 1/4। तो यहाँ से अगर हम मॉड बी निकालें तो हमारा मॉड बी लेस देन होगा 1/2, मतलब अगर इसको इंटू करवा दें यहाँ से तो हमारा बन जाएगा 2 मॉड बी लेस देन 1। तो ये कंडीशन तो हमारी मैच कर रही है कि हमारा 2 मॉड बी जो है वो लेस देन 1 है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अगला ऑप्शन देखते हैं, हमें सारे ऑप्शन चेक करना है क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन एडवांस का है। तो यहाँ से मिल गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ए गलत है। अब देखते हैं हम ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1, बी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू -1 हैज़ आ यूनिक सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमें समझना है कि हमारा यूनिक सोल्यूशन क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1 है। अगला इक्वेशन हमारा है बी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू -1, ये दोनों इक्वेशन हमारे हैं और इसमें कह रहा है कि हमें यूनिक सोल्यूशन देखना है। यूनिक सोल्यूशन का मतलब हमारा डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब हमारा डेल्टा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम इसको डिटर्मिनेंट के रूप में लिखें तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा ए बी और यहाँ पे हमारा बी आ जाएगा, यहाँ पे हमारा सी आ जाएगा, 2 क्रॉस 2 का यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, इसको ओपन कर दें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए सी माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से हमें डेल्टा इज इक्वल टू मिल जाएगा ए सी माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से तो ये मिल गया हमें डेल्टा का मान। अब अभी हमने सॉल्व किया, जो हमें मिला हुआ है कि हमारा बी स्क्वायर जो है वो लेस देन है ए सी से, तो इसका यूज़ यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हमारा डेल्टा इज इक्वल टू है ए सी माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे हमारा बी स्क्वायर जो है वो ए सी से छोटा है, तो यहाँ पे हमारा ए सी माइनस बी स्क्वायर ए सी से छोटा है, मतलब ए सी हमारी जो वैल्यू है इससे छोटा है हमारा बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें बी स्क्वायर की कुछ वैल्यू मिलेगी जो ए सी से छोटी होगी। तो अगर हम माइनस भी कर देते हैं तो हमारा डेल्टा जो होगा वो कभी 0 के बराबर तो नहीं मिलेगा, कोई पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। अगर ऐसा सोचे कोई पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी तो यहाँ से मिल गया कि हमारा डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये हमारा एक यूनिक सोल्यूशन है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट होगा। अब अपना नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अपना ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी है a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 और बी एक्स प्लस सी प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इसमें भी हमें देखना है कि हमारे यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं। यहाँ पे भी हमें इक्वेशन दिया हुआ है 2, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 यहाँ से भी हमें मिलना चाहिए और यहाँ से तो हमें डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 मिल गया है, जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अपना ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये है। दूसरा इक्वेशन हमारा है बी एक्स प्लस सी प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी हमें डेल्टा निकालना पड़ेगा, तो डेल्टा इज इक्वल टू यहाँ से हमें मिल जाएगा a प्लस 1 और यहाँ पे हमारा b आ जाएगा, यहाँ पे b, यहाँ पे हमारा आ जाएगा c प्लस 1। अगर यहाँ पे हम डेल्टा की वैल्यू निकालें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू a प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 माइनस यहाँ पे मिल जाएगा बी स्क्वायर। इसको ओपन कर दे तो डेल्टा इज इक्वल टू मिल जाएगा ए सी प्लस सी प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर, हमें ये मिल गया। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, बी स्क्वायर और ए सी को एक साथ लिखे तो हमें मिल जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस सी प्लस 1। अब हमें वैल्यू मिली हुई है कि हमारा बी स्क्वायर लेस देन है ए सी से, तो यहाँ पे हमारा जो है ए सी माइनस बी स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे हमारा ए सी बी उसमें से माइनस हो रहा है, जो ए सी से छोटा हो तो कुछ वैल्यू तो यहाँ से हमें मिली जाएगी। ए हमारा ग्रेटर देन 0 है, सी भी हमारा ग्रेटर देन 0 है और 1 तो हमारी पॉजिटिव वैल्यू है ही, मतलब यहाँ से हमें मिल गया डेल्टा भी हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, कुछ वैल्यू तो मिलेगी यहाँ से। तो यहाँ से मिल गया डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये भी हमारा एक यूनिक सोल्यूशन है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं और ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अल्फा एंड बीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कह रहा है कंसीडर द सेट टी, हमारा एक सेट है जिसके एलिमेंट 1 कॉमा अल्फा कॉमा बीटा है और एक मैट्रिक्स हमारा एम है जो 3x3 का है। आगे कह रहा है डिफाइन आर आई इज इक्वल टू AI1 प्लस AI2 प्लस AI3 और सी जे का मतलब है A1J प्लस A2J प्लस A3J और J इज इक्वल टू और I इज इक्वल टू हमारा है 1,2,3। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है आर आई का कि सम ऑफ रो और सी जे का मतलब है सम ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये मैचिंग करने वाला हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें PQRS दिया हुआ है जिसको हमें मैच करना है सॉल्व करके, बाकी नीचे में यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बताना हमारा कौन सा ऑप्शन चाहिए। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट वाला देखेंगे जो हमारा P इज इक्वल टू दिया हुआ है। कह रहा है कि द नंबर ऑफ मैट्रिक्स M हमारा जो है एक मैट्रिक्स 3x3 का होगा और आगे कह रहा है जिसकी कंडीशन हमारी है विथ ऑल इंटायर इंटी सच दैट आर आई इज इक्वल टू सी जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई जी।
यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हमें एक मैट्रिक्स निकालना है 3x3 का, जिसमें सम ऑफ रो और सम ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 0 होना चाहिए सभी i के लिए। मतलब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मैट्रिक्स बताने हैं जिसमें सम ऑफ कॉलम 0 हो और सम ऑफ रो सब बराबर 0 हो। यहाँ पे हमें मैट्रिक्स बनाना है, तो मैट्रिक्स बनाते हैं। ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसके सम ऑफ रोज और सम ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ पे इसको मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना इक्वेशन देख लेते हैं। दिया हुआ है x² + x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमें मिल जाता है -1। तो यहाँ से अगर हम अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 निकालें तो इज इक्वल टू हमें 0 मिल जाएगा। तो ये एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से मिल गया, जिसका यूज आगे हम करते जाएंगे। और हमारा सेट जो है 1, अल्फा, बीटा है जिसके एलिमेंट्स, तो उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैट्रिक्स बनाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहला एलिमेंट 1 ले लेते हैं, फिर अल्फा ले लेते हैं, फिर बीटा ले लेते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं हमारा 1 अल्फा बीटा यही मैट्रिक्स बने। यहाँ पे हमारा 1 अल्फा बीटा को यहाँ पे हमें लिखने का तरीका जो है ये हमारा 3 फैक्टोरियल होगा। यहाँ पे 1 अल्फा बीटा रख के हमारे बहुत सारे मैट्रिक्स बनेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा है, हमारा 1 अल्फा बीटा ये लिखने का हमारा तरीका जो है 3 फैक्टोरियल होगा। अगर 3 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाले तो यहाँ से 3 × 2 इज इक्वल टू यहाँ से हमें 6 मिल जाता है। तो एक तो हमें ये मिल गया। अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारा रो हो गया। कॉलम देखते हैं, तो कॉलम के लिए यहाँ पे हम अल्फा लिख लें, यहाँ पे हम बीटा लिख लें। यहाँ पे हमारा रो जो है 1 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। इसको लिखने का हमारा 6 तरीका हो गया। अब यहाँ पे हमारा है कॉलम 1 अल्फा बीटा हमने लिखा तो इज इक्वल टू 0 होगा। अगर यहाँ पे हम क्या करें, अल्फा की जगह बीटा और बीटा की जगह अल्फा कर दें, अगर यहाँ पे हम बीटा और यहाँ पे अल्फा कर दें तो भी इज इक्वल टू 0 हो रहा है। मतलब यहाँ पे हम इन दोनों को आपस में चेंज कर सकते हैं, अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह पे अल्फा। तो मतलब यहाँ पे हमारा हो गया कि इसको लिखने का तरीका है C(1). तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा C(1) को सॉल्व करेंगे तो इसका मान हमारा इज इक्वल टू 2 किया जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा। इसको यहाँ पे हम सही से लिख लेते हैं क्योंकि हमें रो और कॉलम दोनों को 0 करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फा लिख लेते हैं, यहाँ पे हम बीटा लिख लेते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीटा लिख लेते हैं, यहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं, यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा अल्फा आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सभी रो जो हैं वो 0 के बराबर होंगे और सभी कॉलम हमारे 0 होंगे सभी i के लिए। तो यहाँ पे हमें मिल गया 6 × 2 इज इक्वल टू 12। यहाँ पे हमें मिल गया 12। मतलब यहाँ पे हमें 12 मैट्रिक्स मिलेंगे जिसमें रो और कॉलम का सम हमारा 0 होगा। तो यहाँ से तो हमारा ऑप्शन नंबर पी जो हमारा पहला था ये तो सॉल्व हो गया कि हमारे 12 मैट्रिक्स बनेंगे जिसके रो और कॉलम सम करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारा किससे मैच करेगा। तो यहाँ पे हमारा पी वाला जो है ये हमारा 2 से मैच करेगा, 12। अब हम देखते हैं अपना क्यू क्या है। तो क्यू कह रहा है द नंबर ऑफ समेटिक मैट्रिक्स। यहाँ पे हमारा m जो होगा ये हमारा अब समेटिक मैट्रिक्स आ गया विथ ऑल इंटायरिटी सच दैट Cj इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा कॉलम जो होगा वो 0 होगा, सभी कॉलम जो होंगे वो हमारे 0 होने चाहिए। और कह रहा है कि ये हमारा समेटिक मैट्रिक्स है। तो सॉल्व करते हैं, हमारा समेटिक मैट्रिक्स देखते हैं कैसे बनता है। तो ये पॉइंट हमारा क्यू है। तो यहाँ पे हमें ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जो हमारा समेटिक मैट्रिक्स हो और कॉलम का सम 0 हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना डायगोनल लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 1 हो गया, ये हो गया हमारा अल्फ़ा, ये हो गया हमारा बीटा। अब यहाँ पे हमने 1 अल्फ़ा बीटा लिख लिया। इसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं। तो मतलब इसको भी लिखने का यहाँ पे हमारा तरीका है 3 फैक्टोरियल। मतलब यहाँ से हमें मिल गया 3 × 2 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हमें डायगोनल लिखने के 6 तरीके मिल गए। अब हमें क्या करना है, समेटिक मैट्रिक्स बनाना है। उसके लिए जो वैल्यू यहाँ पे होगी वही यहाँ पे वही होगी। तो यहाँ पे अगर हम अल्फ़ा लिख देते हैं तो यहाँ पे भी हमारा अल्फ़ा होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे हमारा अल्फ़ा होगा तो सम ऑफ कॉलम करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारी 0 नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, बीटा होगा। अगर यहाँ पे बीटा होगा तो यहाँ पे भी बीटा होगा। और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा। यहाँ पे अल्फ़ा होगा तो यहाँ पे भी हमारा अल्फ़ा होगा, यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे भी हमारा 1 होगा। अब ये बन गया हमारा समेटिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो है हमारे ऐसे 6 मैट्रिक्स बनेंगे, हमारे 6 मैट्रिक्स बनेंगे जो समेटिक मैट्रिक्स होंगे और उनकी कॉलम का सम करेंगे तो इज इक्वल टू हमें 0 मिलेगा। तो चेक करते हैं किससे मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्यू वाला पॉइंट जा रहा है 4 पे, यानी कि 4 से मैच कर दिया। अब हमें आर वाला मैच करना है, यानी कि क्या कह रहा है, एम जो है ये हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है। ये हो गया हमारा स्क्यू समेटिक मैट्रिक्स, जहाँ पे हमारा कह रहा है ए आई से बिलोंग कर रहा है टी को, और यहाँ पे हमारा आई ग्रेटर देन जे है। और आगे कह रहा है कि देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। यहाँ पे हमें दिया हुआ है ये हमारा एक सेट होगा और यहाँ पे हमारा एम है, एम की इंटू में एक्स वाई जेड है, इज इक्वल टू हमारा है A1 2 और 0 माइनस A2 3। मतलब यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके समेटिक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो बना लेते हैं। तो ये वाला हमारा आर वाला सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हमें बनाना है इसके समेटिक मैट्रिक्स। तो हमें पता है कि इसके समेटिक मैट्रिक्स का मतलब डायगोनल हमारा 0 होना चाहिए। डायगोनल को लिखेंगे हमारा सारा 0 होगा।
तो ये हो गया हमारा डायगोनल। अब आगे एलिमेंट हमारे 1 अल्फा बीटा हैं, तो यहाँ पे अगर 1 लिख लेंगे तो यहाँ पे हमारा अल्फा आ जाएगा और यहाँ पे हमारा बीटा। तो यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे हमारा -1 बन जाएगा और यहाँ पे हमारा माइनस अल्फा आ जाएगा, यहाँ पे हमारा अल्फा बीटा है तो यहाँ पे हमारा माइनस बीटा आ जाएगा। तो हमारा ये बन गया इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये हमारा जो है x, y और z जो है इंटू में है इसके और इज इक्वल टू हमारा है A12 और यहाँ पे 0 A13, ये माइनस में है -13। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर यहाँ से हम A12 की वैल्यू निकाल लें तो यहाँ से हमें मिल जाता है -1। तो यहाँ से अगर क्या करें A13 की वैल्यू निकालें तो यहाँ से मिल जाएगा हमें माइनस बीटा। तो यहाँ पे आगे हमारा माइनस पहले से लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे हमारा केवल बीटा लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमारा बन जाएगा 0 -1 माइनस अल्फ़ा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1, यहाँ पे हमारा 0, यहाँ पे हमारा माइनस बीटा और यहाँ पे हमारा है अल्फ़ा, यहाँ पे हमारा बीटा, यहाँ पे हमारा 0 और इसके इंटू में हमारा है x y z और इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे बन जाएगा -1 0, यहाँ पे हमारा केवल बीटा बनेगा क्योंकि आगे हमारा माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ पे इंटू करवा लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि यहाँ पे हमारा कॉलम मैट्रिक्स बनेगा। इंटू करना सबको तो आता होगा, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 0 तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा -y माइनस अल्फ़ा z और यहाँ पे हमारा आ जाएगा x माइनस बीटा z, यहाँ पे हमारा आ जाएगा अल्फ़ा x प्लस बीटा y और इज इक्वल टू हमारा है -1 0 और बीटा। अब इक्वेशन बना लेते हैं, तो इक्वेशन बनाएंगे तो हमें मिल जाएगा -y माइनस अल्फ़ा z इज इक्वल टू -1 मिल गया, y प्लस अल्फ़ा z इज इक्वल टू हमें 1 मिल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। आगे हमारा है x माइनस बीटा z इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से अगर हम x इज इक्वल टू लिखें तो हमें मिल जाएगा बीटा z। अगला इक्वेशन हमारा बन जाएगा अल्फ़ा x प्लस बीटा y इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा बीटा बनेगा। अब यहाँ पे हमारा जो है x इज इक्वल टू बीटा z इस इक्वेशन में ला के रख देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाता है अल्फ़ा बीटा z प्लस बीटा y इज इक्वल टू हमारा बीटा बन जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, बीटा कॉमन कर लेंगे, अल्फ़ा z प्लस y इज इक्वल टू हमारा 1 आ जाएगा। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। तो ये मिल गया हमें क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था अल्फ़ा z प्लस y इज इक्वल टू 1, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। तो देख रहे हैं कि दोनों क्वेश्चन हमारा बराबर है, मतलब यहाँ से हमें मिल जाएगा इनफाइनाइट सोल्यूशन, यही मिलेगा। तो देख लेते हैं ये कौन से ऑप्शन से हमारा मैच करेगा। तो यहाँ पे हमारा R वाला जो है मैच करेगा 3 से, मतलब इनफाइनाइट से। अब हमारा S बचा हुआ है, तो हम S को देख लेते हैं। कह रहा है M इज इक्वल टू, ये हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है, विथ आल इंटायर T सच दैट RI इज इक्वल टू 0 फॉर आल I, देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ M। यहाँ पे हमारा RI का मतलब सम ऑफ रो इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब हमें एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है डिटर्मिनेंट M की। अब हम S वाले को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, RI इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है फॉर आल I के लिए। तो यहाँ पे हमें ऐसे मैट्रिक्स बनाना है जिसका सम ऑफ रो इज इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा अल्फ़ा 1 बीटा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा बीटा अल्फ़ा 1। अब यहाँ पे हमारे रो ऑफ मैट्रिक्स यानी कि सम ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 हो रहा है। तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। इसको निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम क्या करें, कॉलम को C1 को क्या करें, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दें, तो यहाँ से अब हमारा बन जा रहा है 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पे हमारा आ जाएगा अल्फ़ा बीटा और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पे हम केवल C1 को चेंज करें, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे हमारा 1, यहाँ पे हमारा बीटा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पे हमारा अल्फ़ा, यहाँ पे हमारा 1 सेम रहेगा। अब हमें पता है कि 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी 0 होती है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 0 अल्फ़ा बीटा 0 1 बीटा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0 अल्फ़ा 1। अब यहाँ पे हमारा एक कॉलम जो है सब 0 है, तो मतलब इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 0, मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी M इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो देख लेते हैं किससे मैच कर रहा है। तो S वाला हमारा 5 से मैच कर रहा है, इज इक्वल टू 0। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा अब सही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर C यानी कि P वाला हमारा पहला पॉइंट 2 पे मैच कर रहा था, Q वाला 4 पे, R वाला 3 पे और S वाला हमारा 5 में मैच किया, मतलब यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें S इज इक्वल टू एक सेट दिया हुआ है। यहाँ पे S जो है ये हमारा सेट है, तो यहाँ पे हमारा इस सेट में A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस मैट्रिक्स में A, B, C, D, E जो हैं इनकी वैल्यू हमारी या तो 0 होगी या तो 1 होगी, दोनों में से कोई एक होगी। एक कंडीशन हमारी ये हो गई। और आगे कह रहा है कि मॉड A बिलोंग 1, वेयर मॉड A डिनोट्स द एलिमेंट ऑफ A देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S। हमें यहाँ पे क्या सॉल्व करके बताना है, मतलब मॉड A निकालना है जिनकी वैल्यू हमें -1 या फिर 1 मिले।
यही बताना है यहाँ पे। तो समझ लेते हैं ये कह क्या रहा है। तो यहाँ पे यही सॉल्व करके हमें बताना है कि इस जो सेट में हमें मैट्रिक्स दी हुई है, इस मैट्रिक्स में इतने कितने मैट्रिक्स बनेंगे जिनका हमें डिटर्मिनेंट लेने पे उनकी वैल्यू -1 या 1 मिले। क्या कह रहा है कि इस सेट में जो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स में कितने ऐसे मैट्रिक्स बनेंगे जिनका डिटर्मिनेंट लेने पे उनकी वैल्यू हमें -1 या फिर 1 मिले। यही यहाँ पे हमें सॉल्व करके बताना है। इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ए बी सी डी ई की वैल्यू तो हमें केवल 0 और 1 लेनी है। तो यहाँ पे अगर देखें तो सी की वैल्यू हम 2 रख सकते हैं, ए की वैल्यू भी हमारी 2 ही हो सकती है, डी की वैल्यू भी हमारी 2 हो सकती है, और बी की भी और ई की भी। तो यहाँ से हमारे टोटल 32 मैट्रिक्स बनेंगे, सबके 2-2 होंगे, तो यहाँ पे हमारे 32 मैट्रिक्स बनेंगे। तो इन 32 मैट्रिक्स में से हमें वो वाले मैट्रिक्स लेना है जिनकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी 1 और -1 बनेगी। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे निकलती है हमारी सारी वैल्यूज़। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो मॉड ए इज इक्वल टू में मिल जाएगा, यहाँ पे हम 0 से ओपन करेंगे तो हमारी ये 0 हो जाएगी वैल्यू। आगे में मिल जाएगा -1, यहाँ पे हमारा बनेगा ई माइनस डी और प्लस सी, यहाँ से हमारा बन जाएगा b माइनस ए। अगर इसको हम थोड़ा और सही से लिख ले तो यहाँ से मिल जाएगा मॉड ए इज इक्वल टू, हम c और b माइनस ए को आगे लिख लेते हैं और यहाँ पे हमारा बन जाएगा -e माइनस डी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, या तो माइनस को कॉमन कर लें या ऐसे भी सॉल्व कर लें, दोनों से आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेते हैं। तो मॉड ए इज इक्वल टू सी इंटू b माइनस ए, और यहाँ पे हमारा माइनस कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस d माइनस ई। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब हमारे मैट्रिक्स में जो ए बी सी डी ई की वैल्यूज़ हैं वो 0 या फिर 1 है, दोनों में से एक ही हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए केसेस बनाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बना लेते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या करते हैं, हम c इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। c इज इक्वल टू 0 ले लिए तो यहाँ पे हमारी b की वैल्यू और a की वैल्यू या 0 रखें या 1 रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें 0 मिल रही है, क्योंकि c इज इक्वल टू हमने 0 ले लिया। केवल बचा हुआ है यहाँ पे हमारा d माइनस ई। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर यहाँ पे हमने c इज इक्वल टू 0 लिया तो b की वैल्यू या तो हम 0 रखें या तो फिर 1 रखें, a की वैल्यू या तो 0 रखें या तो 1 रखें। तो यहाँ से हमारा a का भी 2 केस बन रहा है और b का भी हमारा 2 केस बन रहा है। 2 तरीके से हम इसको फिल कर सकते हैं ना। b माइनस ए जो है यहाँ पे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम a की जगह पे 2 तरीके से भर सकते हैं और b को भी हम 2 तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी 2 वैल्यू है 0 और 1। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि c का मान हमारा 0 है, तो ये वैल्यू तो हमारी 0 हो जाएगी। लेकिन केसेस तो हमारे बन रहे हैं ना, a हम 2 तरीके से भर सकते हैं, b को भी 2 तरीके से भर सकते हैं। तो ये तो हमारा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे हमारा बचा हुआ है d माइनस ई, ये बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम पूरे सेट को ले लिया d माइनस ई। ये पार्ट तो हमारा 0 हो चुका है, लेकिन ये हमें 0 नहीं करना है। तो यहाँ पे ये 0 ना होने के लिए और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 और -1 होने के लिए हमारा d इज इक्वल टू 1 होगा तो e इज इक्वल टू 0 होगा, और अगर e इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है तो d इज इक्वल टू हमारा 0 होगा। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 और -1 होने के लिए अगर हम यहाँ पे d इज इक्वल टू 1 रखते हैं, इज इक्वल टू 0, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 मिल रही है। अगर यहाँ पे क्या करते हैं, इज इक्वल टू 1 रखते हैं, d इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 मिल रही है। यहाँ पे हमारा d माइनस ई जो है, d की जगह पे हम 0 नहीं रख सकते, e की जगह पे भी हम 0 नहीं रख सकते, नहीं तो पूरा डिटर्मिनेंट हमारा 0 हो जाएगा। 1 और 1 भी नहीं रख सकते दोनों की जगह पे, नहीं तो पूरा डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ से हमारा केवल 2 बन गया, जिसकी वैल्यू यहाँ पे हम रखने से हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 और -1 बन रही है। मतलब इस सेट का d माइनस ई जो हमारा ये सेट है, इसका भी हमारा 2 केसेस बन गया। 2 तरीके से यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं, जो यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो यहाँ से अगर हम देखें c इज इक्वल टू 0, मतलब इसका एक केस हमारा बन गया यहाँ से। तो यहाँ से हमें मिल गया कि c का 1 केस है, a को हम 2 तरीके से भर सकते हैं, मतलब 2 तरीका बन गया, और b का भी हमारा 2 तरीका है, और d माइनस ई ये जो हमारा सेट है इसको भी हम 2 तरीके से यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ से हमें टोटल मिल जाएंगे 8 केसेस, मतलब यहाँ पे हमारा 8 मैट्रिक्स बनेगा। अब हम केस नंबर 2 बना लेते हैं। अब केस नंबर 2 में हम क्या करेंगे, c इज इक्वल टू 1 ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स है c इंटू बी माइनस से, हमारा डिटर्मिनेंट है यही, प्लस d माइनस ई यही है यहाँ पे हमारा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, c इज इक्वल टू 1 ले लिया। तब देखते हैं हम क्या केसेस बना सकते हैं। तो जब हमने c इज इक्वल टू 1 लिया तो यहाँ पे हम कैसे फिल कर सकते हैं कि हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 और -1 मिले। तो यहाँ पे हम डिटेल में लिख के हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम b इज इक्वल टू 1 ले लें और a इज इक्वल टू 0 ले लें, तो यहाँ पे ये पार्ट हमारा 1 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे d और माइनस ई बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करें, d इज इक्वल टू 0 ले लें और e इज इक्वल टू 0 ले लें, तो यहाँ पे हमारे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो एक केस ये बन गया इसमें। और क्या कर सकते हैं, d इज इक्वल टू 1 ले लें और e इज इक्वल टू 1 ले लें, तो भी यहाँ से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 मिल जाएगी। यहाँ पे b इज इक्वल टू 1 और e इज इक्वल टू 0 लेने से यहाँ पे हमें 2 केस मिला, जहाँ से हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 मिल जाएगी। और अगर क्या करें, हम b इज इक्वल टू 0 ले लें और a इज इक्वल टू 1 ले लें,
तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, d इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा और e इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। तब यहाँ से डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी -1 मिलेगी। और एक केस और बन सकता है, d इज इक्वल टू 1 ले लें और e इज इक्वल टू 1 ले लें तो भी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में -1 मिलेगी। तो यहाँ से हमें मिल गया टोटल 4 केसेस। अभी और इसमें हम फिल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम क्या करें, b इज इक्वल टू 0 ले लें और a इज इक्वल टू 0 ले लें तो यहाँ पे हम d और e को फिल कर सकते हैं। d इज इक्वल टू 1 और e इज इक्वल टू 0, एक तरीका ये फिल कर सकते हैं। या फिर d इज इक्वल टू 0 ले लें या फिर e इज इक्वल टू 1 ले लें, तभी यहाँ से हमें एक केस मिल रहा है। या फिर क्या करें, जब हम b इज इक्वल टू 1 लेंगे और a इज इक्वल टू 1 लेंगे तो भी यहाँ से हमें 2 केस मिलेगा। b इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 1 लेंगे, c इज इक्वल टू ऑलरेडी हमारा 1 है तो आगे वाला पार्ट तो हमारा 0 हो जाएगा, केवल बचा हुआ है d और -e। d और e को हमें ऐसा फिल करना पड़ेगा कि हमें वैल्यू -1 या 1 मिले। तो फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे फिल कर सकते हैं। a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 1 लिया तो हमारा आगे वाला पार्ट 0 हो गया, केवल d और e बचा हुआ है। तो हम d इज इक्वल टू 1 ले सकते हैं और e इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं, तब हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 मिल जाएगी। या फिर क्या करें, d इज इक्वल टू 0 ले लें और e इज इक्वल टू 1 ले लें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें -1 मिल जाएगी। मतलब यहाँ से भी हमें 4 केसेस मिल गया जो यहाँ पे हमने डिटेल में अच्छे से लिखा हुआ है। तो केस नंबर 2 को भी हमने सॉल्व करके देखा। जब c इज इक्वल टू 1 लिया तो भी यहाँ से हमें 8 मैट्रिक्स ऐसे मिलेंगे जिनका डिटर्मिनेंट लेने पे वैल्यू 1 या फिर -1 मिल रही है। और केस नंबर 1 से भी हमें 8 मैट्रिक्स ऐसे मिले थे जिनकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 और -1 हो रही थी। तो मतलब यहाँ से हमें मिल गया 8 + 8 इज इक्वल टू 16 ऐसे मैट्रिक्स मिलेंगे जिनका डिटर्मिनेंट लेने पे हमें वैल्यू -1 या फिर 1 मिलेगी। तो इसका आंसर होगा हमारा 16। तो बच्चों यहाँ पे ये वाला हमारा क्वेश्चन जो था इसमें मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट कम यूज़ हुआ था। इस क्वेश्चन में हमारे पीएनसी का यूज़ ज़्यादा हुआ था। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमारा आता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे हमने IIT JEE Advanced 2024 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के। केवल 3 ही क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर के जो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। ये तीनों क्वेश्चन हमारे पेपर 1 के थे, तो ये चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट है, ये आना ही चाहिए। बाकी और चैप्टर के भी क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके क्लियर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।